जय हिंद साथियों। हम लोगों ने अमर बलिदानी भगत सिंह के बलिदान के ऊपर जो सीरीज प्रारंभ किया, उस सीरीज के आज अंतिम कड़ी में पहुंच रहे हैं। और आज की सीरीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज किस प्रकार से भगत सिंह को फांसी के पूर्व उनका क्या रिएक्शन था, फांसी के पूर्व कौन कौन से लोग मिले थे, किस प्रकार से लोग जो कहते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, ऐसा क्या था कि भगत सिंह ने इसका जवाब दिया, और ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ उनके परिवार वाले अंतिम बार मिले थे। मुलाकात में माता, पिताजी, दादाजी, दादी जी इत्यादि सभी लोग वहां पर थे। भगत सिंह के पास एक बार उनकी माताजी आई और उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा, जैसे भगत सिंह एक छोटे से बालक हों। उन्होंने कुछ कहने की बात बहुत कोशिश की, लेकिन दिल इतना भरा हुआ था कि वह उनके बोल होठ से निकल नहीं पाए। भगत सिंह पास खड़े रहना उसके लिए असंभव था। वह दूर जाकर खड़े हुए, आंखों से उनकी माताजी का बरसात हो रहा था। भगत सिंह ने अपनी मां से कहा, बेबे जी, दादाजी का ध्यान रखना, अब ये बहुत जी चुके हैं, अब थोड़ा दिन और है। उन्होंने उनसे और सबसे अलग अलग बात की, अपनी माता से, अपने पिताजी से, अपनी दादा से, दादी से बात किया, और हंसते हंसते हुए भरी अंदाज में उन्होंने कहा कि बेबे, लाश लेने के लिए तुम मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं अगर आप रो पड़ी तो ये दुनिया वाले जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए या क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करते हैं, ये बात अफवाह उड़ाएंगे कि भगत सिंह की मां रोई, अर्थात वो कमजोर हो चुकी। अब क्या बात था। 23 मार्च 1931 को ऐसी भोर जब आकाश में रंगा हुआ था, भगत सिंह उस समय 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन के हो चुके थे। 27वां दिन प्रारंभ हो रहा था। एडवोकेट प्राणनाथ मेहता के हाथों से लेनिन की पुस्तक भगत सिंह ने मंगवाया और लेनिन की पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर दिए। सोचिए, कल्पना करिए कि एक क्रांतिकारी, एक व्यक्ति को अगर फांसी होने वाली हो और वो बैठ करके किसी महान क्रांतिकारी की पुस्तक पढ़ने का साहस करता है। आज हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई समस्या अगर आ जाती है तो समस्याओं से इतना चिंतित रहते हैं, परंतु उस महान क्रांतिकारी के हृदय के साहस की बात समझने का प्रयास करिए कि लेनिन का पुस्तक मंगवा करके वो पढ़ रहे थे उस समय, और जबकि उनको अब फांसी होने वाली थी। लाहौर के सेंट्रल जेल में बड़े जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकबर, उनका दिल बार बार ऐंठ रहा था, बहुत वो हताशा में थे। और वो अचानक घूमते घूमते उनसे आवाज उनके मुख से निकल आई कि कौन जान सकता है कि मैं भगत सिंह के बारे में क्या सोच रहा हूं, मेरे हृदय पर क्या बीत रही है, कौन जान सकता है। भगत सिंह ने रसगुल्ले मंगा करके खाए और खाए, पूरा मस्त रहे, जैसे कोई बात ही ना हुआ। इस प्रकार से मस्ती थी जैसे कुछ होने ही वाला ना हो। सोचिए, सूरज पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुका था और भगत सिंह अपनी अपनी जिंदगी के चरमोत्कर्ष के क्षणों में थे। सब कैदी घर अपने अपने उस कैद खाने से बाहर थे। तब तक असिस्टेंट जेलर ने सबसे अपनी अपनी जगह पर बंद हो जाने के लिए कहा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि दोपहर का समय है, और दोपहर के समय में आज तक नहीं है आदेश आया कि सभी लोग अपने अपने बैरक में बंद हो जाएं। ये उहापोह की स्थिति थी। तब तक जो मुख्य जेलर थे मोहम्मद अकबर, वह आए, खड़ा होकर के सीधे कहे, कोई कहीं नहीं बंद होगा, जो होना होगा मैं देख लूंगा। उनके चेहरे पर इतना तनाव था। अर्थात लेखक जो लिखता है वो कहता है कि मोहम्मद अकबर इतने तनाव में थे भगत सिंह के फांसी से कि अगर उनके बस का रहता कुछ कर जाते, परंतु जो भी समय की मांग थी, उस समय की मांग पर हम कुछ नहीं कर सकते। सब कैदी लेकिन फिर भी अपने अपने बैरक में चले गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कैदी कि क्या होने वाला है। दोपहर का समय बैरक में बंद हुए। अब इधर जब श्री वीरेंद्र जो संपादक थे प्रताप के, वो अपने शब्दों में लिखते हैं
कि जिस दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था, मैं भी लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद था। फांसी से पहले एक ऐसी घटना हुई जो मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपना प्रभाव छोड़ गई। सरदार भगत सिंह कितने मजबूत इरादे के वाले इंसान थे, कितना साहस था सरदार भगत सिंह के पास। सोचिए, लाहौर सेंट्रल जेल में उन दिनों चीफ वार्डर एक रिटायर्ड फौजी हवलदार सरदार चतर सिंह था। 3 बजे के लगभग उसे यह सूचना दी गई कि आज शाम को इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। देखिए, भगत सिंह को फांसी अगले दिन होने वाली थी सुबह, लेकिन जो पूरे भारत में क्रांति की लहर दौड़ रही थी, जिसके कारण अंग्रेजों को यह आशंका हो गई थी कि कहीं इस फांसी के विरोध में कोई बड़ा जुलूस न हो, इसलिए उन सबने मिलकर के एक दिन पूर्व संध्या को ही फांसी देने की योजना बना ली और योजना पर काम करने लगे। इसलिए अब चतर सिंह अपने हाथ में गुरबानी लेकर के, गुटखा लेकर के आते हैं और भगत सिंह से कहते हैं कि भगत, मैं तुम्हारे पिता के उम्र के बराबर हूं, मेरी बात एक तुम मान लो। भगत सिंह हंस करके बोलते हैं कि हुक्म करिए, क्या बात मानना है। भगत सिंह ने कहा कि तुम्हारी फांसी हो जाएगी, अंतिम बार कम से कम गुरबानी का पाठ कर लो। भगत सिंह हंसते हुए बोलते हैं, अगर कुछ दिन पूर्व अगर आप आए होते तो निश्चित रूप से मैं गुरबानी का पाठ कर लेता, परंतु दुर्भाग्य है कि इस समय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस समय गुरबानी का पाठ करूंगा तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाने लगेगा कि जीवन भर तो भगत सिंह ने केवल क्रांतिकारियों के साथ काम किया, क्रांतिकारियों की लड़ाई लड़ी और अंतिम समय में वह मौत से डर गया और ईश्वर को याद करने लगा, गुरबानी का पाठ करने लगा। इसलिए मेरा ये एक तरह से दुर्भाग्य। हाँ, एक बात जरूर है कि लोग मेरे ऊपर ये इल्जाम जरूर लगाएंगे कि यह नास्तिक था। ध्यान दीजिए इन शब्द का, इल्जाम लगाएंगे, मतलब यह हुआ कि भगत सिंह नास्तिक नहीं थे। इस शब्द से आता है कि लोग इल्जाम लगाएंगे, लेकिन कोई मुझे डरपोक और कोई मुझे भीरू कहे और ये कहे कि बुज़दिल कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी आत्मा भी इस पर शांत नहीं होगी। इसलिए कृपया अब इस समय तो मैं ये पुस्तक नहीं पढ़ सकता। और वह लेनिन का पुस्तक पढ़ रहे थे, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर के बाद जेलर के साथ कुछ अधिकारी आकर के वहां खड़े होते हैं और कहते हैं कि चलो भगत सिंह अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। भगत सिंह दाहिने हाथ में पुस्तक लिए हैं, बाएं हाथ से ऐसे रोक देते हैं, कहते हैं रुक जाओ, अभी तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अर्थात लेनिन की जो पुस्तक पढ़ रहे थे, उस पुस्तक के लिए कल्पना करिए कि कितना साहस रहा होगा ऐसे महान वीरों के अंदर, कितनी ताकत रही होगी महान वीरों के अंदर। सोचकर भी रूह कांपने लगता है। मौत दरवाजे पर खड़ी है और एक क्रांतिकारी पुस्तक पढ़ रहा है, कह रहा है रुको थोड़ी देर। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जय हो भगत सिंह, निश्चित रूप से आपके अंदर कोई दैवी आत्मा थी, कोई आदमी या कोई इंसान इस तरह का तो नहीं हो सकता। भगत सिंह के दाहिने हाथ में पुस्तक जब पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत पुस्तक को आसमान की तरफ उछाला और उठ करके उछल करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा चलो। इधर से राजगुरु और सुखदेव भी अपने बैरक से निकलते हैं। राजगुरु सुखदेव दोनों लोग भगत सिंह के एक बाएं होते हैं, दूसरे दाएं हो जाते हैं। राजगुरु बाएं हो जाते हैं, सुखदेव दाएं खड़े हो जाते हैं और इन्होंने शर्त रखी कि जब मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए तो पहली बात मेरे जो सर पर नकाब लगा दिया जाता है फांसी चढ़ाने वाले को, ये नहीं लगनी चाहिए और मेरा हाथ खोल दिया जाए, जिससे ये पूरी दुनिया जान सके कि भगत सिंह कभी डरा नहीं, भगत सिंह के साथी कभी डरे नहीं। चेहरा दुनिया समझ सके और ये भी हाथ से भी ये जान सके कि भगत सिंह भागने का और बचने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि हाथ इसलिए बांधे जाते हैं कि हो सकता है कि ये बचने का प्रयास करें। कितना साहस है। ऐसे महान वीर को नमन करते हुए इस धरती को मैं नमन करता हूं जिस धरती पर वो पैदा हुए, उस माता पिता को नमन करता हूं जिस माता पिता ने उनको जन्म दिया। और जब तीनों मतवाले आगे बढ़ते हैं तो उनके दिल से आवाज आती है, दिल से आवाज होठों पर आती है क्या कि दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत,
मेरी मिट्टी से भाग खुशबू ए वतन आएगी। इस बात को गुनगुनाते हुए गूंजते हुए आगे बढ़ते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जब काल कोठरी का दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर डिप्टी कमिश्नर खड़ा रहता है, और जब उसने देखा कि इन दोनों के हाथ खुले हुए हैं तो थोड़ा सख्ती में आ जाता है, परंतु जो मुख्य जेलर थे उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि ये ऐसे दीवाने नहीं हैं, ये भारत के ऐसे मत वाले नहीं हैं, आप समझ लीजिए कि ये ईश्वरीय शक्ति है, आप निश्चिंत रहिए, एक देवदूत हैं। उनकी आंखों में खुशी, अब भगत सिंह के, राजगुरु सुखदेव की आंखों में खुशी थी। भगत सिंह ने उस डिप्टी कमिश्नर से कहा, क्या कहा? वेल मजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal। मतलब मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आज अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रसन्नता पूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। तो फिर सोचिए, भारत को तो आजादी देना ही होगा आपको। इतना साहस करने वाला व्यक्ति, डिप्टी कमिश्नर भगत सिंह की आवाज की सच्चाई से पानी पानी हो गया, वो सहम गया, शर्मा गया। और भगत सिंह, दुनिया में यह पहली बार ऐसा हुआ कि जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी के तख्ते पर सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जो कसाई था या कहिए कि जो फांसी पर चढ़ाने वाला जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो जो था, उसने कभी नहीं देखा कि फांसी पर चढ़ने वाले जो पैर थे, पैर नहीं कांप रही थी, लग रहा था कि पूरी धरती कांप रही है। उनके पैर डगमगाए नहीं, थोड़ा सा भी हिले नहीं। और वहां पहुंचने के बाद जो फांसी का फंदा था, उस फंदे को उन्होंने अपने गले में डाला, मतलब अपने हाथ से ही गले में डाल दिया। और उसको जो जल्लाद कहिए या जो फांसी देने वाला था, उसको कहते हैं कि थोड़ा इसे ठीक करो, अपने हिसाब से अपना ठीक कर लो। और 7:33 का समय, जिस पर जल्लाद नीचे की तरफ आता है और चरखी को घुमाता है, तीनों महान क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद करते हुए भारत की मिट्टी में शहीद हो जाते हैं या बलिदान हो जाते हैं। और साथ साथ उनकी आत्मा इस भारत के पर्यावरण में, हमें जहां तक विश्वास है, हर जगह विराजमान होगी। परंतु यह भी मुझे दुख है कि आज उनकी आत्मा जरूर परेशान होगी कि जिस कल्पना के साथ उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था, आज उनकी सोच पूरी नहीं हो सकी। ऐसे महान वीरों को नमन करते हैं। ऐसे महान वीरों को नमन करना शब्द भी बहुत छोटा है, क्योंकि आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप पर साधारण ऐसे लोग जिन्होंने इस देश द्रोह का काम किया है वो भी मरते हैं, तो उनके लिए भी नमन लिखते हैं। तो मैं नमन नहीं कहना चाहता। जो भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शब्द हो, मैं नहीं जानता, उस सर्वश्रेष्ठ शब्द के साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों लोगों को मैं सुशोभित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इस राष्ट्र में फिर से भगत सिंह आए, राजगुरु सुखदेव आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, तब जाकर के पुनः इस राष्ट्र का कल्याण होगा। नहीं तो राष्ट्र नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।